16 जनवरी 2018 भोपाल जयपुर हाईवे पे देवली के पास में एक अड्डा, वहां पर एक टैक्सी आके रुकती है। टैक्सी के अंदर 3 जने थे, एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर। जो ये 2 पैसेंजर थे ये जवान लड़के थे और इनको जयपुर जाना था। लेकिन ये टैक्सी ड्राइवर को बोलते हैं कि जरा इस तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लो। जो टैक्सी ड्राइवर था वो सवारी के लिए वैसे उसको करना था तो उस तरफ उस गाड़ी को घुमा लेता है। जो इस टैक्सी को चला रहा था उस लड़के का नाम था रघु। 24 साल इसकी उम्र थी और कभी ऐसी जगह पर इस जिंदगी में नहीं आया था और इसको पता भी नहीं था यहाँ पर होता क्या है। जब ये 2 लड़के टैक्सी से उतरकर उस अड्डे की तरफ जाने लगते हैं तो तभी वो रघु को बोलते हैं कि अरे यार तुम भी आ जाओ, जवान हो, अच्छे खासे नौजवान लड़के हो और यहाँ पर आके थोड़ा टाइम बिता लो। रघु कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपको कोई काम होगा इसलिए आप यहाँ पर आए होंगे, आप जाओ और अपना काम करके आ जाओ। तो वो दोनों लड़के कहते हैं तुम्हें पता नहीं यहाँ पर क्या होता है और यहाँ क्या काम किया जाता है। रघु है जो थोड़ा सोचने लग जाता है, वो कहता है जी नहीं मुझे नहीं पता। वो कहता है कैसे टैक्सी ड्राइवर हो यार, इस रोड पे न जाने कितनी बार तुम आए गए होंगे, क्या तुम्हें पता ही नहीं है। रघु कहता है कि अब मैं इस रोड पे काफ़ी बार आया गया तो हूँ लेकिन ऐसे कहीं आउटसाइड में मैं रुका नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई काम पड़ता है। वो कहते हैं कि यहाँ पर लड़कियों का अड्डा है, एक से एक जवान और खूबसूरत लड़कियाँ यहाँ पर मिलती है, तुम पैसे खर्च करो और उनके साथ मज़े कर सकते हो। ये बात जब रघु सुनता है तो इसके भी अरमान जागने लगते हैं। ये सोचता है कि यार ज़िंदगी में कभी किसी लड़की से हाय हेलो तक नहीं हुई, दोस्ती नहीं हुई, और अगर सीधे ये काम करने को मिल रहा है तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए। रघु भी उन दोनों लड़कों के साथ चल पड़ता है। अब जब रघु इस अड्डे पर जाता है तो उसको तमाम तरह की लड़कियां दिखाई जाती है। अब ये दोनों जो पैसेंजर थे ये तो अपने अपनी पसंद की लड़की लेकर निकल रहे थे, लेकिन जो रघु था इसको तलाश थी कोई खूबसूरत और ज़्यादा जवान लड़की की। ये अड्डे की मालकिन जो कि चांदनी देवी थी उनसे कहता है कि मुझे और खूबसूरत लड़की बताओ, आपके अड्डे की सबसे खूबसूरत लड़की जो भी हो वो दिखाओ, कम उम्र की हो। चांदनी बाई कहती ठीक है, मेरे अड्डे की सबसे महंगी लड़की मैं तुम्हें दिखाती हूँ लेकिन इसकी कीमत और लड़कियों की दुगनी है। रघु कहता है कोई बात नहीं, पहली बार मैं आया हूँ तो दुगनी कीमत भी देने को तैयार हूँ, लेकिन लड़की मुझे पसंद आनी चाहिए। चांदनी देवी रघु के सामने एक लड़की को लेके आती है, इसका नाम था रिया। 22 साल इसकी उम्र थी और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। रघु जैसे रिया को देखता है तो देखता ही रह जाता है, कितनी खूबसूरत लड़की भी ऐसे अड्डे पर हो सकती है, ऐसी जगह पर हो सकती है क्या। रघु रिया के साथ उसके कमरे में चला जाता है। अब बड़ी खुशी के साथ रघु रिया के साथ उसके कमरे में चला तो गया, लेकिन जब रिया के कमरे से वो बाहर आया तो रघु की आंखों में आंसू थे और इसका चेहरा लटका हुआ था, ये उदास था। बड़ी मायूसी के साथ ही अपनी कार में जाके बैठ जाता है। रघु चल पड़ता है जयपुर की तरफ। उन दोनों पैसेंजर को जयपुर ड्रॉप करने के बाद ये जब वापस भोपाल के लिए चल पड़ता है और जैसे ही उस जगह को क्रॉस करने लगता है तो न चाहते हुए भी अपनी गाड़ी को उस अड्डे की तरफ घुमा देता है और फिर जाके उसी लड़की रिया से ये मिलता है। उसके बाद रिया और रघु की जिंदगी में क्या हुआ जानते हैं इस वीडियो में। कहानी बहुत ही दिल को छू लेने वाली, हार्ट टचिंग होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। रघु भोपाल में रहा करता था। जब ये 10 साल का था तो इसके माता पिता का साया इसके सिर से उठ चुका था। अब 10-11 साल की उम्र में ये बच्चा अपने घर से बाहर हो चुका था। न सिर झुकाने की कोई जगह थी, न खाने पीने का कोई इंतजाम था। ये तमाम तरह के लोगों के पास जाता और उनसे कुछ खाने के लिए मांगा करता था। इसी तरह से रघु घूमता फिरता एक गैराज पे पहुंच जाता है। जो ये गैराज था ये था जिशान अहमद का। जिशान अहमद के कोई औलाद नहीं थी और ये टैक्सियों का काम किया करते थे, टूरिस्ट टैक्सियों को चलाया करते थे। तमाम तरह की काफ़ी सारी इनके पास कारें थी और तमाम तरह के काफ़ी सारे इनके पास ड्राइवर भी थे। रघु जब जिशान अहमद के पास पहुँचता है तो जिशान अहमद रघु को देखते ही उन्हें ये बच्चा बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वहाँ पर इसको खाना वाना खिलाते और वहीं रहने का इसका इंतजाम करवा देते हैं। रघु अपनी सारी कहानी जिशान अहमद को सुना चुका था और जिशान अहमद जब रघु की कहानी सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे। जिशान अहमद रघु के पढ़ाई लिखाई का इंतजाम भी करते हैं और उसका बाकी का सारा खर्चा भी उठाते हैं। धीरे धीरे रघु जवान होने लगा। जब ये 20-21 साल का हो गया तो रघु ने भी इच्छा जाहिर करी कि वो भी टैक्सी चलाया करेगा, उसका लाइसेंस बनवा दो। जिशान अहमद ने कहा कि चलो तुम्हारा लाइसेंस बनवा देता हूँ, तुम टैक्सी ड्राइविंग का ही काम करोगे, थोड़ा रोजगार का तुम्हारा साधन हो जाएगा। रघु अब टैक्सी चलाने लगा। रघु ज़्यादातर अपनी गाड़ी को भोपाल से जयपुर वाले रूट पे ही चलाया करता था और तमाम तरह की सवारियां लेके जाया करता था। अब इसी तरह से 16 जनवरी 2018 को जब रघु 2 पैसेंजर को लेके जयपुर की तरफ जा रहा था तो ये वाकया हुआ, ये अड्डे पे पहुंच गया था। अब जब अड्डे में रिया के साथ ही उस कमरे में जाता है तो रिया को ये पाना चाहता था, इसकी कीमत ये दे चुका था। रिया इससे दूर दूर जा रही थी और रघु से कह रही थी मेरे साथ कुछ मत करना।
उसके आगे हाथ जोड़ रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे और बहुत ज़्यादा डर रही थी। रघु ने रिया से कहा कि तुम इस जगह पर हो और ये सब काम करने के मैं तुम्हारे पैसे दे चुका हूँ तुम्हारी मालकिन को, और तुम मुझसे दूर दूर क्यों जा रही हो, मेरे साथ ये काम क्यों नहीं कर रही हो? मैं ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कोई काम करने के लिए आया हूँ और तुम मेरे सारे अरमानों पर पानी डाल रही हो। रिया कहती है, अगर ज़िंदगी में पहली बार आए हो तो आज के बाद कभी मत आना। रघु कहता है कि भाई फिर मेरे पैसे वापस लौटा दो। वो कहती है, यहाँ पर जो पैसे जमा हो जाते हैं वो वापस दिए नहीं जाते, तुम इन पैसों को भी भूल जाओ और मेरे साथ कुछ ऐसा काम मत करो। रघु कहता है, ये कौन सी ज़बरदस्ती और कौन सी बात होगी, ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। वो बाहर जाने लगता है कि मैं बाहर जाके अभी लड़ाई झगड़ा करूंगा, मेरे पैसे वापस लूंगा। रिया उसको पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, बाहर जाके कोई तमाशा मत करना वरना मेरी बुरी हालत कर दी जाएगी, मेरे साथ बहुत मारपीटाई की जाएगी। और ये देखो मेरे शरीर पे कितने मारपीट के निशान हैं। जब रघु रिया के शरीर पे पीठ पे देखता है तो काफ़ी मारपीट के निशान थे, जैसे तो उसको बेल्ट से, कोड़े से या डंडे से मारा गया हो। रघु एकदम ठिठक जाता है। रिया से कहता है कि जब तुम ये सारा काम करना नहीं चाहती तो यहाँ पर हो क्यों, यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती? रिया कहती है, यहाँ पर आना तो आसान है लेकिन यहाँ से भाग जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और भागने की जो कोशिश करता है उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। उसको बांध के कमरे में बंद कर दिया जाता है और कई दिन तक खाने को नहीं दिया जाता और बुरी तरह से मारा पीटा जाता और कई सारे मुस्टंडे लोग उसके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। अब वो बेचारी लड़की क्या ही करे, मजबूरी में उसको यहीं रहना पड़ता है और डर डर के ये सारे काम करने पड़ते हैं। रघु कहते, फिर तुम यहाँ पर आई क्यों? रिया कहती, कौन अपनी खुशी से यहाँ पर आना चाहता है, यहाँ तो धोखे से लड़कियों को लाया जाता है। रघु कहता, तुम्हें कौन लाया और किस तरीके से लाया? रिया कहती है कि वो आगरा में रहा करती थी और उसके जो माता पिता थे ये मजदूरी किया करते थे और जो पिता थे वो रिक्शा भी चलाया करते थे। रिया बचपन से ही बहुत होशियार थी पढ़ने लिखने में और माता पिता का सपना था कि रिया बड़ी होकर किसी वाइट कॉलर जॉब को करे और ये अपना जीवन संवार ले। और रिया भी पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी और ये पूरी स्टडी में अपना ध्यान दिया करती थी। लेकिन जब रिया जैसे जैसे बड़ी हुई 10वीं 11वीं क्लास के अंदर आई तो रिया की माँ का देहांत हो जाता है। अब रिया की माँ का देहांत हुआ तो रिया के जो पिता थे कन्हैया लाल बड़े दुखी हुए। ये उदास रहने लगे, मायूस रहने लगे। आसपास के जो लोग थे पास पड़ोस के वो भी कन्हैया लाल को समझाने लगे कि कन्हैया लाल दूसरी शादी कर लो, तुम्हारी बेटी जवान है और जवान लड़की को संभालने के लिए एक महिला घर में होना जरूरी है। इसकी काफ़ी सारी ऐसी ज़रूरतें होंगी, ऐसी काफ़ी सारी बातें होंगी जो एक महिला से ही ये कर पाएगी। घर में कोई महिला नहीं होगी तो इसको कैसे ही तुम संभालोगे? कन्हैया लाल काफ़ी विचार करते हैं और स्त्री विहीन थे तो परेशान भी थे। आखिरकार कन्हैया लाल किसी महिला की तलाश करते हैं कि कोई महिला मिल जाए और जिससे कन्हैया लाल शादी कर ले। ऐसे रेंडमली कोई कन्हैया लाल को बता देता है कि एक तलाकशुदा महिला है जिसका नाम माधुरी है, कोई बच्चा बच्चा उसके हुआ नहीं था और वो एकाकी जीवन जी रही है, तुम चाहो तो उसका सहारा बन जाओ और वो तुम्हारा सहारा बन जाएगी। कन्हैया लाल को ऑफर सही लगता है, वो माधुरी से मिलता है। माधुरी देखने में खूबसूरत थी, अकेली किराए के कमरे में रहा करती थी। जब कन्हैया लाल और माधुरी की मुलाकात करवाई जाती है तो माधुरी सहर्ष राजी हो जाती है क्योंकि उसको भी अपने बुढ़ापे का इंतजाम तो चाहिए था। अब अकेली वो कहाँ तक जिंदगी जिएगी। हालांकि 42-43 साल की ये महिला थी और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। कन्हैया लाल की भी खुशी का ठिकाना नहीं था, ये दोनों शादी कर लेते हैं। अब जब माधुरी घर आती है और जब वो रिया को देखती है तो रिया को देखते ही इसकी आंखों में चमक आ जाती है। माधुरी बहुत ज़्यादा खुश होती है। कन्हैया लाल और रिया के साथ ये बहुत अच्छे से पेश आती है। लेकिन साल 1.5 साल ही बीता था कि कन्हैया लाल की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई। जब कन्हैया लाल की तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी तो इनका बहुत इलाज कराया गया, लेकिन कन्हैया लाल की मौत हो जाती है। अब जब कन्हैया लाल की मौत हुई तो यहाँ पर जो माधुरी थी इसका असली रंग रिया के सामने आने लगा। माधुरी जो थी तमाम तरह के मर्दों के साथ टाइम बिताया करती थी, उनके साथ सोया करती थी और उनसे पैसा भी लिया करती थी। शायद यही उसका पिछला बिजनेस रहा होगा, क्योंकि अपने पति को छोड़ने के बाद जब किराए के मकान में वो अकेली रह रही है तो अपना गुजारा कैसे करेगी, यही धंधा उसने पकड़ा होगा। खैर यहाँ पर जब रिया को पता लगता है माधुरी से लड़ती है, झगड़ती है, माधुरी उसको समझाती है कि बेटा मैं अकेली औरत तुम्हारे लिए कमाई कहाँ से करके लाऊं, तुम्हारी पढ़ाई भी है और तुम्हारा कैरियर भी बनाना है, तो किसी ना किसी को तो कोई ना कोई कुर्बानी देनी होगी। अगर मैं दिन भर मेहनत मजदूरी भी करूंगी तो 500-600 रुपये ज़्यादा मैं कमा सकती हूँ, लेकिन इस काम से मैं रोज के 1000-2000 रुपये तक कमा लेती हूँ, जिससे तुम्हारी पढ़ाई का भी अच्छा खासा खर्चा चल ही रहा है और मेरी ज़िंदगी भी ठीक ठाक चल रही है, तो इस चीज़ को तुम सहन कर लो। रिया को मजबूरियाँ और स्थितियाँ समझ में आती है, वो इस चीज़ को मान जाती है। अब इस तरह से थोड़ी देर आगरा में रहने के बाद जो माधुरी है वो रिया को कहती है कि बेटा अब हम ऐसा करते हैं कि राजस्थान चलते हैं, जहाँ पर मेरा मायका है, जहाँ से मैं आई हूँ, और ये है कि अब यहाँ पर हमें देखने वाला तो कोई है नहीं, हमारी सुरक्षा की गारंटी लेने वाला कोई नहीं है, तो वहाँ पर हम कम से कम मेरे परिवार के बीच में रहेंगे,
तो तुम्हारी भी सुरक्षा की गारंटी हो जाएगी, मेरी भी सुरक्षा की गारंटी हो जाएगी, और वहाँ पर मैं अच्छे से इन सब काम धंधों को छोड़ के कोई अच्छा सा काम कर पाऊंगी। वहाँ मेरा भाई है गुलशन, वो हमारी केयर करेगा। रिया को बात समझ में आती है। अब ये 12th तो कर चुकी थी, इसको कॉलेज चाहिए था। ये भी माधुरी के साथ राजस्थान आ जाती देवली में। अब यहाँ पर आके ये रहने लग जाती है। थोड़े टाइम ये रहती है तो गुलशन जो है वो जब रिया को देखता है तो उसकी आंखों में भी चमक आ जाती है। वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि इतनी खूबसूरत लड़की। माधुरी और गुलशन, इनकी आंखों ही आंखों में कोई बात हुई। माधुरी रिया के सामने गुलशन से कहती है कि ये तुम्हारी भांजी है, इसके लिए कोई अच्छा सा कॉलेज देखो जयपुर में और इसका वहाँ पर एडमिशन करवा दो। गुलशन जो था वो रिया को साथ में लेकर जयपुर के लिए निकल पड़ता है। माधुरी उसको कुछ पैसे भी दे देती है। रिया भी अपना जो भी कॉपी किताब थे, बैग बस्ता था, अपने डॉक्यूमेंट्स थे, वो सब लेके चल पड़ती है। लेकिन उसके बाद गुलशन तो वापस आ जाता है, रिया कभी वापस नहीं आई। क्योंकि जो गुलशन था वो रिया को लेकर इस अड्डे पे पहुंच चुका था। पहले तो गुलशन ने रिया की सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसने उसके साथ ज़बरदस्ती करी, और उसके बाद गुलशन ने रिया को इस अड्डे पे चांदनी बाई को 4 लाख रुपए में बेच दिया। गुलशन तो वापस आ गया। रिया के साथ चांदनी बाई 1-2 दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छे से रही, बहुत अच्छे से इसके साथ पेश आई। लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा कि वो किसी जगह पे आके ये फंस चुकी है। और जब रिया को सारी सच्चाई का पता लग गया तो इसको ग्राहकों के सामने पेश करना शुरू कर दिया। अब यहाँ रिया 4 लाख रुपए में खरीदी गई थी तो इसकी कीमत सबसे ज़्यादा रखी गई, क्योंकि यहाँ पर जो चांदनी बाई थी वो रिया की कीमत जल्दी से जल्द वसूल कर लेना चाहती थी। समय से बीतता गया। अभी 2-3 महीने ही बीते थे कि रघु उसकी ज़िंदगी में आ गया। और जब रघु ने रिया की सारी कहानी सुनी तो रघु की आंखों में आंसू आ चुके थे, उसका दिल बैठ चुका था। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो ऐसी मासूम और नेक लड़की के साथ गलत काम करने जा रहा था। वो रिया के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, उससे माफ़ी मांगता और कहता कि मैं आइंदा कभी यहाँ पर नहीं आऊँगा और न ही कभी किसी और अड्डे पर जाऊँगा। मैं किसी लड़की की मजबूरी के साथ नहीं खेल सकता। रघु वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन जब जयपुर से वापस लौट रहा था तो इसको रिया की बहुत याद आई। ये रिया से एक बार और मिलना चाहता था। ये रिया के पास जाता है, रिया से फिर ये बात करता है, और उसके बाद ये भोपाल आ जाता है। भोपाल आता है तो ये बहुत ज़्यादा उदास परेशान अपने उस गैराज में जो कमरा इसको मिला हुआ था उसमें लेटा हुआ था। थोड़ी देर में जिशान रघु के पास आया। जिशान ने रघु से कहा कि अरे भाई, तुम जयपुर का टूर लगा के आए हो और उसका जो पेमेंट है वो तो मुझे दो। जो रघु अपनी जेब से पैसे निकालता है जिशान को दे देता है। जिशान जब देखता है कि उस पैसों में से काफ़ी पैसे कम है तो पूछता रघु से कि यार क्या हुआ, गाड़ी में खराबी आ गई थी, क्या हो गया था, इसमें तो थोड़ा अमाउंट मुझे कम लग रहा है। रघु क्या ही कहता, रघु अपनी सारी कहानी जो भी थी रिया की जिशान को सुना देता है। जिशान कहता है कि अरे यार, ऐसी जगह पे लड़कियों को इसी तरीके से लाया जाता है, उनकी ज़िंदगी की कहानी यही है, तुम जिस लड़की से मिलोगे उसकी यही कुछ कहानी निकलेगी, तुम कहाँ उसको माइंड करके बैठे हो। लेकिन जो रघु था उसके दिल और दिमाग में तो रिया बस चुकी थी। रघु ने जिशान से कहा कि वो उस लड़की से प्यार करने लगा और उसको वहाँ से निकालना चाहता। जिशान कहता तुम पागल हो गए, ऐसी लड़की को वहाँ से निकाल के करोगे क्या। रघु कहता मैं उससे शादी करूँगा। जिशान कहता है ये जवानी का जोश है, नया नया लड़का है, पहली बार ऐसी जगह पे गया, किसी ऐसी लड़की से मिला तो उसके ऊपर अपना दिल हार बैठा है। थोड़े दिन निकलेंगे तो उसको भूल जाएगा अपनी ज़िंदगी में, फिर वापस मस्त हो जाएगा। लेकिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता निकल गया, रघु की हालत में कोई सुधार नहीं था। ये वैसा का वैसा ही उदास परेशान। जिशान ने कहा कि यार एक बार मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी लड़की है जिसने इसके ऊपर इतना जादू कर दिया है। जिशान अहमद रघु को साथ में लेकर उस अड्डे पे चल पड़ता है। जब जिशान और रघु उस अड्डे की तरफ जा रहे थे तो जिशान रास्ते में रघु से उस लड़की की सारी कहानी सुनना चाहता था। रघु उसकी सारी कहानी सुनाता तो यहाँ पर जिशान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं नहीं यार, जो तुम कहानी उस लड़की की बता रहे हो तो वाकई बहुत ज़्यादा गलत हुआ है उसके साथ। अब ये दोनों अड्डे पे पहुंच जाते हैं, वहाँ पर चांदनी बाई के सामने आके बैठ जाते हैं। जो जिशान अहमद है वो कहता है कि आपके अड्डे की जो भी सबसे खूबसूरत लड़की है वो मुझे दिखाओ। चांदनी बाई रिया को सामने ले आती है। रिया के साथ जिशान अहमद उसके कमरे में चला जाता है और जैसे ही जिशान अहमद उस कमरे में जाता है तो रिया उससे दूर हो जाती है, पलंग के दूसरी तरफ चली जाती है। जिशान अहमद कहता है कि भाई मेरे पास आओ। वो कहती है अंकल जी मेरे साथ कोई गलत काम मत करो और मैं ये सब काम नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दो, आप यहाँ से चले जाओ। जिशान अहमद कहता है कि तुम मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने नहीं आया हूँ, सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। यहाँ रिया कहती है मुझसे बात करने के लिए कोई भी नहीं आता, यहाँ जो आता है वो सब मेरे साथ गलत काम करने के लिए आता है और मैं ये काम नहीं करना चाहती, और बाहर प्लीज़ किसी से ये बात मत बोलना। जिशान अहमद कहता है कि तुम रघु को जानती हो। रघु का नाम सुनते ही रिया की आंखों में चमक आ जाती है। वो कहती है हाँ जानती हूँ। जिशान कहता है कि वो मेरे बेटे की तरह ही है, बचपन से मैंने उसको पाल पोस के बड़ा किया है और वो मेरे यहाँ ही काम करता है। उसने ही तुम्हारे बारे में मुझे बताया और मैं तुमसे मिलने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के ले जाऊँ।
ऐसी ख़राब जगह पे मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। रिया ये बात सुनती है तो वो जीशान के पास आ जाती है। रिया जीशान को एक नज़र देखती है और उसके बाद जीशान के पैर छू लेती है। जैसे ही रिया जीशान के पैर छूती है, जीशान के दिल में एकदम करुणा के भाव जाग जाते हैं। वो रिया को कंधे से पकड़ता है और उसके चेहरे को निहारता है। मासूम सा भोला सा ये चेहरा, आंखों में सच्चाई की चमक और आंसुओं से भीगी हुई इसकी आंखें थी। बहुत डरी सहमी घबराई ये लड़की थी। शरीर पे जगह जगह घाव के निशान थे, मारपीट के निशान थे, क्योंकि रिया हर कस्टमर के साथ ऐसे ही सलूक किया करती थी। उसे जाने के लिए कहा करती थी। कई ग्राहक तो चले जाया करते थे फनफनाते हुए और रिया की शिकायत लगा दिया करते थे। उसके बाद चांदनी देवी रिया के साथ ज़बरदस्ती भी करवाया करती थी और लड़कों के साथ, और उसके साथ मारपीट भी करवाया करती थी। रिया के साथ इतने जुल्म सितम हो रहे थे, ये सब सामने दिख ही रहा था, कहने की जरूरत नहीं थी। जीशान अहमद की आंखें भर आती है। जीशान अहमद उस कमरे से बाहर आता है और चांदनी बाई के पास आके कहता है कि तुम्हारे अड्डे की किसी लड़की को अगर मुझे यहाँ से ले जाना हो हमेशा के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। चांदनी बाई कहती है सब तरह की लड़कियाँ हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग कीमत है, तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है तो मैं उसकी कीमत बताऊँ। तो जीशान कहता भी मैं जिस लड़की के साथ गया था मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई और इसे मैं ले जाना चाहता हूँ। चांदनी बाई कहती है मेरे अड्डे की सबसे महंगी लड़की है, 4 लाख रुपए में मैंने इसको खरीदा था, तुम 4 लाख रुपए दे दो और इसको ले जाओ, मुझे क्या करना है। जीशान अहमद कहता है 4 लाख रुपए, ठीक है मैं 1-2 दिन में आता हूँ। जीशान अहमद और रघु जब वहाँ से चले जाते हैं तो ये रास्ते में बात करते। जीशान अहमद कहता है यार 4 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे रघु, बहुत महंगी लड़की पसंद कर ली तुमने तो। रघु कहता मैं क्या करूँ, लड़की को भूल जाऊँ क्या। जीशान कहता नहीं यार ये लड़की भूलने लायक नहीं है और ये लड़की ऐसी जगह पे रहने लायक भी नहीं है, इसको हम बचाएंगे जरूर, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। जीशान अहमद अपने गैराज में पहुंचता है, अपनी 2 गाड़ियों को ये बेच देता है। 4 लाख रुपए इसके हाथ में आ जाते हैं। अब ये 4 लाख रुपए लेके चौथे दिन वापस उस अड्डे पे आ जाते हैं। इस अड्डे पे आने के बाद चांदनी बाई के हाथ में ये 4 लाख रुपए रख देते हैं। जीशान अहमद कहते हैं कि जाओ वो जो रिया नाम की लड़की हमें सौंप दो। चांदनी देवी रिया को सौंप देती है। जब ये रिया को लेकर चलने को होते हैं तो चांदनी देवी पीछे से कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा सौदा किया है, ये लड़की कुछ ही सालों में तुम्हारे 4 लाख रुपए कवर करवा देगी और इसके तो तुम मुंह मांगी कीमत ले सकते हो। जीशान अहमद जैसे ये बात सुनता है इसका दिल धक करके रह जाता है, इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये पलट के चांदनी देवी की तरफ देखता है और जब चांदनी देवी देखती है कि जीशान अहमद की आंखों में आंसू है तो वो भी हैरान हो जाती है। जीशान अहमद चांदनी देवी के पास आके कहता है कि तुमने आज बहुत गलत बात कह दी है, मैं इस लड़की को अपनी बहू अपनी बेटी बना के ले जाना चाहता हूँ। ये लड़का जो है रघु, ये इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ये लड़की भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इनके प्यार की खातिर ये 4 लाख रुपए की कुर्बानी मैंने दी है और ये पैसे कैसे मैं लाया हूँ ये मैं ही जानता हूँ। जैसे चांदनी देवी ये बात सुनती है उसको अपनी गलती का एहसास होता है और उसको ये उम्मीद नहीं थी कि इस अड्डे पे भी किसी को किसी से प्यार हो सकता है और वो उस प्यार को पाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है। चांदनी देवी जीशान अहमद को कहती है कि क्या सच में ये लड़का इससे शादी करेगा, तुम इससे धंधा नहीं करवाओगे। जीशान अहमद कहता है कि नहीं, ये दोनों अब अपना सांसारिक जीवन जिएंगे एक दूसरे के साथ पति पत्नी बन के। तो यहाँ चांदनी देवी कहती है कि फिर तो मेरी एक शर्त है, इस लड़की को तुम अभी नहीं ले जा सकते। ये बात सुन के जीशान अहमद और रघु दोनों चौंक जाते हैं कि आखिर ये कौन सा मामला बीच में फंस गया। चांदनी देवी कहती है अगर तुम्हें इसकी शादी ही करनी है इस लड़के के साथ तो पंडित जी को बुलवाओ, इनका मुहूर्त निकलवाओ और जिस दिन शादी होगी उस दिन तुम यहाँ से शादी करके इस लड़की को ले जाओ। मैं चाहती हूँ कि इस लड़की की शादी इसी अड्डे पर हो, हम सबकी मौजूदगी में हो। जीशान अहमद कहता है कि ठीक है, पंडित जी को बुलवा लिया जाता। जन्म पत्रियाँ वगैरह तो कुछ थी नहीं, वो ऐसे ही रैंडमली कोई तारीख निकाल देते हैं शुभ मुहूर्त की। अब वहाँ पर शुभ मुहूर्त के दिन जीशान अहमद और रघु और अपने कुछ साथियों को लेकर उस अड्डे पे पहुँचते हैं। यहाँ पर जब ये अड्डे पे पहुँचते तो देखते पूरा अड्डा लाइटों से जगमगा रहा है। सामने स्टेज सजा हुआ है, बीच में मंडप बना हुआ है जिस पे 7 फेरे लिए जाने थे। अड्डे की तमाम तरह की जो लड़कियां थी ये बहुत ही सुंदर और अच्छे कपड़े पहने हुई थी, सभी सज धज के तैयार हुई थी, जैसे तो वाकई बारात का स्वागत करने के लिए घरातियों की तरफ से लड़कियां आती है। चांदनी देवी सबसे आगे एक थाल लेके खड़ी हुई थी जिसके अंदर आरती जल रही थी, दीपक जले हुए थे। रघु आता है, रिबिन काटता है, वहाँ पे इनको नेक देता है और अंदर एंटर हो जाता है। इसका इस तरीके से स्वागत करा जाता है जैसे किसी दूल्हे का स्वागत किया जाता है। रघु आके स्टेज पे बैठ जाता है और रघु की निगाहें बेसब्री से रिया का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में चांदनी देवी और तमाम तरह की लड़कियां रिया को पकड़े हुए धीरे धीरे स्टेज की तरफ आती हैं। रिया सुर्ख लाल लहंगे में बिल्कुल परियों की तरह लग रही थी। इसको अच्छे से तैयार किया गया था, बहुत अच्छा इसका मेकअप किया गया था, ढोल बाजे और नगाड़े डीजे वगैरह बज रहे थे।
तमाम तरह के जो लोग, जो आदमी थे उस अड्डे के, वो वहाँ पर डांस कर रहे थे, शराब पी रहे थे। अब इस तरीके से जो रिया है धीरे धीरे सधे हुए कदमों से स्टेज पे जाके बैठ जाती है। कोई कह नहीं सकता था कि ये कोई अड्डा है जहाँ पर ये सारा प्रोग्राम रखा गया है। कि रात में इनके फेरे पड़े जाते हैं, सुबह विदाई का टाइम होता है। रघु और रिया ये विदाई के लिए उस अड्डे से निकल पड़ते हैं। चांदनी देवी से इजाज़त मांगते हैं। चांदनी देवी रिया को गले से लगा लेती है, उसकी आंखों में आंसू थे। एक बेटी की विदाई में एक माँ को क्या फील होता है, एक बेटी की विदाई क्या चीज़ होती है, उसकी शादी क्या चीज़ होती है, उसका कन्यादान क्या चीज़ होता है, इन सब रस्मों के बारे में चांदनी देवी ने कभी अनुभव नहीं किया था। लेकिन जो आज अनुभव किया, चांदनी देवी की आंखों के साथ साथ उसका दिल भी रो पड़ा था। चांदनी देवी यहाँ पर जब रिया को गले से लगाकर फूट फूट के रो रही थी, उसको विदा कर रही थी, तो चांदनी देवी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और यही कुछ हालत रिया की थी। चांदनी देवी रिया से कहती कि बेटा, आज से तुम वो जीवन की शुरुआत करने जा रही हो जिसकी समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत है। तो आज के बाद न तो कभी हमसे मिलने की कोशिश करना और न ही कभी इस तरफ आने की कोशिश करना, क्योंकि हमारा साया भी अगर तुम्हारे वैवाहिक जीवन पे पड़ा तो तुम्हारा पूरा जीवन तहस नहस हो सकता है। हम इतने बदनाम हैं। उसके बाद जो चांदनी देवी है वो रघु को अपने पास बुलाती है। रघु आता है, चांदनी देवी के पैर छूता है। चांदनी देवी अपने खीसे में से वो 4 लाख रुपए निकालती है, रिया के सिर पे बार के रघु की झोली में डाल देती है। रघु देख के चौंक जाता है। वो चांदनी देवी से कहता है ये तो वो पैसे हैं जो हमने रिया के बदले में आपको दिए थे। चांदनी देवी कहती कि माता पिता अपनी सारी जीवन की जमा पूंजी अपनी बेटी की शादी में लगा देते हैं, उसके जीवन की खुशहाली के लिए न जाने क्या क्या कर देते हैं। मेरे पास तो जो कुछ है यही है, यही मैं तुम्हें दे सकती हूँ। मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। और रिया को कहती कि रघु जैसा लड़का इस दुनिया में शायद ही कोई और दूसरा होगा, तो हमेशा इसकी वफादार बन के रहना, इसका हर कहना मानना, इसको हर तरीके से खुश रखना। इतनी बात कह के चांदनी देवी से वहाँ रुका नहीं गया। वो अपने अड्डे की तरफ भाग चलती है और अपने कमरे में जाके फूट फूट के रोने लगती है। यहाँ पर तमाम तरह की जो लड़कियाँ थी रिया के साथ की, वो भी रिया से गले लगती है। उन सबकी आंखों में आंसू थे। रिया कार में बैठ जाती, इसकी विदाई होती है। वो सभी लड़कियाँ जब तक रिया की कार आंखों से ओझल नहीं होगी तब तक रिया की कार को देखकर हाथ हिलाती जा रही थी। रिया भी पीछे मुड़ मुड़ के उनकी ये भावपूर्ण विदाई स्वीकार कर रही थी। रिया की आंखों में आंसू थे और इधर जो रघु था इसकी आंखों में भी आंसू थे। खैर कुछ घंटों में ये भोपाल पहुंच जाते हैं। भोपाल में इन दोनों का एक रिसेप्शन होता है, छोटी सी पार्टी दी जाती है। तमाम तरह के मेहमान, तमाम तरह के ग्राहकों को इनको बुलाया जाता है। जो भी जिशान अहमद के नियर डियर आसपास के लोग थे सभी आते हैं। रिया की बुरी बुरी तारीफ करते, इसकी खूबसूरती देखकर सभी हैरान थे कि रघु जैसे लड़के की किस्मत में इतनी खूबसूरत लड़की लिखी हुई थी क्या? भगवान भी कैसी जोड़ियां बनाता है। रिया की खूबसूरती देख के सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे। खैर यहाँ पर रघु और रिया ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे एक दूसरे के जीवन साथी बन के। साल 2018 में इन दोनों की शादी हुई थी। आज 2026 चल रहा है, 8 साल इन दोनों की शादी को हो चुके हैं। रिया और रघु के 2 बच्चे हैं। रघु रिया का और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, और जो रिया है वो रघु के साथ साथ जिशान अहमद और उनकी पत्नी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और एक खुशहाल जीवन को जी रहे हैं। तो ये थी रिया और रघु की कहानी। और इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके जो भी विचार हो कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा के वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।